हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। लेकिन एक बात और, अगर इसके पहले के वीडियो में जिसमें बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के सारांश को बताया गया था, अगर उसको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि वह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के से संबंधित प्रश्नों को और उनके संभावित उत्तर क्या होंगे उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। बड़े भाई साहब पाठ का पहला प्रश्न, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? सवाल एक बार फिर समझें। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, कथानायक अर्थात लेखक की रुचि खेलकूद, कंकड़ियाँ उछालने, गप्पे करने, कागज़ की तितलियां बनाकर उड़ाने और चारदीवारी के ऊपर चढ़कर कूदने के जैसे कार्यों में अधिक थी। उन्हें मस्ती करना अच्छा लगता था। सवाल एक बार फिर समझें, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? तो इसके जवाब होंगे, कथानायक अर्थात लेखक की रुचि खेलकूद, कंकड़ियाँ उछालने, गप्पे करने, कागज़ की तितलियां बनाकर उड़ाने और चारदीवारी के ऊपर चढ़कर कूदने के जैसे कार्यों में अधिक थी। उन्हें मस्ती करना अच्छा लगता था। क्लियर? इसके दूसरे सवाल को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहले सवाल क्या पूछते थे? सवाल फिर समझे, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहले सवाल क्या पूछते थे? तो इसके जवाब होंगे, बड़े भाई साहब छोटे से हमेशा एक ही सवाल पूछते, कहाँ थे? सवाल फिर समझे, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहले सवाल क्या पूछते थे? तो इसके जवाब होंगे, बड़े भाई साहब छोटे से हमेशा एक ही सवाल पूछते, कहाँ थे? क्लियर? अब इसके तीसरे सवाल को देखें। इसमें कहा जा रहा है कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता और मनमानी और अधिक बढ़ गई। उसने अब ज़्यादा समय खेलकूद और मस्ती में व्यतीत करने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वो नहीं भी पढ़ेगा तो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। उसे इस समय कनकौए उड़ाने का एक नया शौक़ पैदा हो गया था। सवाल एक बार फिर समझें, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता और मनमानी और अधिक बढ़ गई। उसने अब ज़्यादा समय खेलकूद और मस्ती करने में व्यतीत करने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वो नहीं पढ़ेगा तो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। उसे इस समय कनकौए उड़ाने का एक नया शौक़ पैदा हो गया था। क्लियर? इसके चौथे सवाल की तरफ चलें। यहाँ इसमें पूछा जा रहा है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? सवाल एक बार फिर समझें, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो इसके जवाब होंगे, बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। सवाल फिर से एक बार समझें कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो इसके जवाब होंगे, बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। क्लियर? अब इसके अगले सवाल की तरफ चलें। यहाँ पूछा जा रहा है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? सवाल एक बार फिर समझें, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी अपनी किताब के हाशिए पर पशु पक्षियों के चित्र को बनाते, तो कभी एक ही शब्द को बार बार लिखते। कई दफ़े तो वे ऐसे ऐसे शब्दों का भी निर्माण करते जिसका कोई मतलब नहीं होता था। सवाल एक बार फिर समझें, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी अपनी किताब के हाशिए पर पशु पक्षियों के चित्र को बनाते, तो कभी एक ही शब्द को बार बार लिखते। कई दफ़े तो वे ऐसे ऐसे शब्दों का भी निर्माण करते जिसका कोई मतलब नहीं होता था। क्लियर? अब यहाँ कुछ लिखित सवाल दिए गए हैं और यहाँ प्रत्येक प्रश्न का जवाब कम से कम 25 से 30 शब्दों में देने होते हैं, या फिर आपको देने हैं 25 से 30 शब्दों में यहाँ इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। जिसमें पहला सवाल है,
छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। सवाल एक बार फिर समझें कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि छोटे भाई ने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह अब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करेगा, बड़े भाई साहब को कभी कोई शिकायत करने का कोई भी मौका नहीं देगा। इसलिए उसने प्रतिदिन रात के 11 बजे तक का टाइम टेबल बनाया। लेकिन जब भी वह पढ़ने बैठता उसे खेल का मैदान, फुटबॉल की उछल कूद, मौज मस्ती के जैसी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करने लगती। मतलब छोटे भाई की मानसिक चंचलता उसे पढ़ाई करने पर मन को एकाग्र नहीं होने देता। अतः वह अपने बनाए टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। सवाल को एक बार फिर समझें। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, छोटे भाई ने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह अब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करेगा, बड़े भाई साहब को कभी कोई शिकायत करने का मौका नहीं देगा। इसलिए उसने प्रतिदिन रात के 11 बजे तक का टाइम टेबल बनाया। लेकिन जब भी वह पढ़ने बैठता उसे खेल का मैदान, फुटबॉल की उछल कूद, मौज मस्ती की जैसी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करने लगती। मतलब छोटे भाई की मानसिक चंचलता उसे पढ़ाई पर मन को एकाग्र नहीं होने देता। अतः वह अपने बनाए टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न की ओर चलें तो यहाँ पूछा जा रहा है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे बड़े भाई साहब के सामने पहुँचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। सवाल फिर समझें। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि एक दिन जब छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचे तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत भयानक थी। वे बहुत क्रोधित थे और वे छोटे भाई को डांटते हुए कहा कि उसे अभी खेलने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने गुल्ली डंडा और इसके जैसे अन्य खेलों की बहुत बुराई की। बड़े भाई साहब ने बताया कि इन खेलों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, अतः ये लाभकारी नहीं है। उन्होंने इस कथा के नायक को डांटते हुए ये भी कहा कि शायद उसे कक्षा में प्रथम आने पर घमंड हो गया है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि जब रावण का घमंड नहीं रह पाया तो किसी और का घमंड कैसे रहेगा। मतलब घमंड का एक न एक दिन अंत होना तय है। इसीलिए वह घमंड का त्याग करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। क्लियर। अब इसके अगले सवाल की तरफ चले तो सवाल में पूछा जा रहा है, बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। सवाल एक बार फिर समझें। बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। तो इसके जवाब होंगे, बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे। दोनों भाई एक साथ हॉस्टल में रहते थे जहाँ वे अभिभावक के रूप में भी थे। उन्हें भी छोटे भाई की तरह खेलने का मन करता था, लेकिन वे सोचते अगर वे ही खेलने लग जाएंगे तो फिर छोटे भाई के प्रति वे अपनी जवाबदेही को कैसे निभा पाएंगे। मतलब उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। अतः बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता था। सवाल एक बार फिर समझें। बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। सवाल ये है, तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे। दोनों भाई एक साथ हॉस्टल में रहते थे जहाँ वे अभिभावक के रूप में भी थे। उन्हें भी छोटे भाई की तरह खेलने का मन करता था, लेकिन वे सोचते अगर वही खेलने लग जाएंगे तो फिर छोटे भाई के प्रति वे अपनी जवाबदेही को नहीं निभा पाएंगे, अर्थात कैसे निभा पाएंगे। मतलब उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। अतः बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता था। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल को देखें। इसमें पूछा जा रहा है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। तो इसके जवाब होंगे, बड़े भाई साहब चाहते थे कि छोटा भाई हमेशा पढ़े और अच्छे अंकों के साथ इम्तहान पास करे। इसीलिए वे हमेशा लेखक को सलाह देते थे कि वे खेल कूद के बदले अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें। वे छोटे भाई को समझाते कि अंग्रेजी को पढ़ना कितना कठिन है, अर्थात कितना मुश्किल है। इसके लिए लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर छोटा भाई मेहनत नहीं करेगा तो उसे
संभव है उसी कक्षा में रहना हो। क्लियर? सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? तो इसके जवाब होंगे, बड़े भाई साहब चाहते थे कि छोटा भाई हमेशा पढ़े और अच्छे अंकों के साथ इम्तहान पास करे, इसलिए वे हमेशा लेखक को सलाह देते थे कि वे खेल कूद के बदले अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें। वे छोटे भाई को समझाते कि अंग्रेजी को पढ़ना कितना मुश्किल है, इसके लिए लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो संभव है उसे उसी कक्षा में भी रहना पड़े या फिर रहना होगा। क्लियर? अब इसके 5वें प्रश्न को देखें, तो इसमें पूछा जा रहा है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? सवाल फिर समझें। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाने लगा। उसने अब अपने बड़े भाई का डर नहीं रहा। वह अपना अधिकांश समय खेलकूद, मनोरंजन और मौज मस्ती में बिताने लगा। कारण उसे लगने लगा था कि वह कम पढ़ेगा तो भी पास हो जाएगा। सवाल फिर समझें, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाने लगा। उसे अब अपने बड़े भाई का डर नहीं रहा। वह अपना अधिकांश समय खेलकूद, मनोरंजन और मौज मस्ती में बिताने लगा। कारण उसे लगने लगा था कि वह कम पढ़ेगा तो भी पास हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों के जवाब कम से कम 50 से 60 शब्दों में देने हैं। ध्यान रखेंगे, अब जितने भी सवाल नीचे दिए जा रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब 50 से 60 शब्दों में देने हैं। तो इसमें पहला सवाल है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। सवाल फिर समझें कि बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर नहीं मिलती या न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आ पाता? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि छोटा भाई अभी अनुभवहीन था, उसे अपना भला बुरा समझ में नहीं आता। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते या समझाते नहीं तो संभव है कि लेखक उतना नहीं पढ़ पाते और अपना समय खेलकूद में ही बिता देते। बड़े भाई साहब के कारण ही उसने पढ़ाई की और अनुशासन की अहमियत को समझा। सवाल एक बार फिर समझें, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आ पाता? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, छोटा भाई अभी अनुभवहीन था, उसे अपना भला बुरा समझ में नहीं आता। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते या समझाते नहीं तो शायद संभव है कि लेखक उतना नहीं पढ़ पाते और अपना समय खेलकूद में ही बिता देते। बड़े भाई साहब के कारण ही उसने पढ़ाई की और अनुशासन की अहमियत को समझा। अगला सवाल, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो इसके जवाब होंगे, इस कहानी के बड़े भाई साहब की बातों से हम भी सहमत हैं। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक ने शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने और बोलने पर जोर दिया जाता है, भले ही उन्हें अंग्रेजी समझ में आए या ना आए। उन्होंने रटने की प्रणाली, छोटी कक्षाओं में गणित के कठिन सवालों को देने, इतिहास में देश के इतिहास के साथ साथ अनावश्यक रूप से विदेशों के इतिहास को पढ़ाया जाना तथा लंबे चौड़े निबंध लिखने देने को अनुचित कहा है। कारण इससे शिक्षा लाभदायक कम, बोझ अधिक बन जाती है। लेखक के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बोझ मुक्त होनी चाहिए। सवाल एक बार फिर समझें, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समुची शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, इस कहानी के बड़े भाई साहब की बातों से हम पूरी तरह सहमत हैं। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक ने शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने और बोलने पर जोर दिया जाता है, भले ही उन्हें अंग्रेजी समझ में आए या ना आए। उन्होंने रटने की प्रणाली, छोटी कक्षाओं में गणित के कठिन सवालों को देने,
इतिहास में देश के इतिहास के साथ साथ अनावश्यक रूप से विदेशों के इतिहास को पढ़ाए जाना तथा लंबे चौड़े निबंध लिखने देने को भी उन्होंने अनुचित कहा है। कारण इससे शिक्षा लाभदायक कम, बोझ अधिक बन जाती है। लेखक के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बोझ मुक्त होनी चाहिए। क्लियर। अगला सवाल, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? सवाल फिर समझे। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ लोगों में कैसे आती है? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ लोगों में केवल किताब को जान लेने मात्र से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। इसके लिए उन्होंने अपनी अम्मा, दादा और हेडमास्टर आदि के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया है कि भले ही वे कम पढ़े लिखे हों या फिर ना पढ़े हों, लेकिन उनके पास हर समस्याओं का हल है। अनुभवी व्यक्ति को ही जीवन की समझ होती है और उन्हीं समझ के आधार पर लोग अपने आप को मुश्किलों से बाहर निकाल पाते हैं। क्लियर। सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ लोगों में कैसे आती है? तो इसके जवाब होंगे, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ लोगों में केवल किताब को जान लेने मात्र से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। इसके लिए उन्होंने अपनी अम्मा, दादा और हेडमास्टर आदि के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया है कि वे भले ही कम पढ़े हों या फिर ना पढ़े हों, लेकिन उनके पास हर समस्याओं का हल है। अनुभवी व्यक्ति को ही जीवन की समझ होती है और उन्हीं समझ के आधार पर लोग अपने आप को मुश्किल से बाहर निकाल पाते हैं। क्लियर। अगला सवाल, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? सवाल को फिर समझे। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। वह हर समय खेलता रहता था। इसके कारण बड़े भाई साहब उसे बहुत डांटते थे। बड़े भाई साहब के डांट के कारण लेखक थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। कम पढ़ने पर भी पास हो जाने के कारण छोटे भाई के मन में घमंड हो गया कि वह थोड़ा भी पढ़ेगा या पढ़ लेगा तो पास कर ही लेगा। यही सोचकर वह हमेशा खेलने में लगा रहता। उसे अब बड़े भाई साहब का भी डर नहीं रहा, कारण बड़े भाई साहब एक बार फिर फेल हो गए थे। लेकिन एक दिन बाजार से लौटते समय बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को पतंग उड़ाते पकड़ लिया, जहां उसे उन्होंने बहुत डांटने के बाद समझाया कि वे उसके भविष्य के लिए किस प्रकार अपने बचपन का गला घोट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर लेखक को यह महसूस हुआ कि उनके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई साहब की प्रेरणा ही है। इसी से छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। सवाल एक बार फिर समझें। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। वह हर समय खेलता रहता। इसके कारण बड़े भाई साहब उसे बहुत डांटते थे। बड़े भाई साहब के डांट के कारण लेखक थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। कम पढ़ने पर भी पास हो जाने के कारण छोटे भाई के मन में अब घमंड हो गया कि वह थोड़ा भी पढ़ लेगा या फिर कम ही पढ़ेगा तो भी पास कर ही लेगा। यही सोचकर वह हमेशा खेलने में लगा रहता। उसे अब बड़े भाई साहब का भी डर नहीं रहा, कारण बड़े भाई साहब एक बार फिर फेल हो गए थे। लेकिन एक दिन बाजार से लौटते समय बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को पतंग उड़ाते पकड़ लिया, जहां उसे उन्होंने बहुत डांटने के बाद समझाया कि वे उसके भविष्य के लिए किस प्रकार अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर लेखक को यह महसूस हुआ कि उनके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई साहब की प्रेरणा ही है। इसी से छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। क्लियर। अब इसके 5वें प्रश्न की ओर चले तो सवाल है यहाँ, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। सवाल फिर समझे। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, बड़े भाई साहब अध्ययनशील और घोर परिश्रमी थे। वे हमेशा किताब खोलकर पढ़ते रहते। वे वाक्पटु होने के अलावे एक अच्छे अभिभावक भी हैं, जिन्हें बड़प्पन का एहसास भी है। इसीलिए वे हमेशा छोटे भाई को समझाते रहते। सवाल एक बार फिर समझे। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो इसके जवाब होंगे, बड़े भाई साहब अध्ययनशील और घोर परिश्रमी थे। वे हमेशा किताब खोलकर पढ़ते रहते। वे वाक्पटु होने के साथ साथ एक अच्छे अभिभावक भी थे।
जिन्हें बड़प्पन का एहसास भी था, इसीलिए वे हमेशा छोटे भाई को समझाते रहते। क्लियर। अब इसके छठे सवाल की तरफ चले तो यहाँ पूछा जा रहा है, बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। सवाल फिर समझेंगे। बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव की किताब को ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। जो ज्ञान बड़ों को है वह पुस्तकों में नहीं होती, जिसे पढ़कर हासिल किया जा सके। लोगों में सही गलत उचित अनुचित की जानकारी अनुभवों से आती है, अतः जीवन के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। सवाल को फिर एक बार समझें। सवाल है, बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव को किताब ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। जो ज्ञान बड़ों के पास है वह पुस्तकों में नहीं होती, जिसे पढ़कर हासिल किया जा सके। लोगों में सही गलत उचित अनुचित की जानकारी अनुभव से आती है, अर्थात अनुभवों से आती है, अतः जीवन के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। क्लियर। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ से संबंधित प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा आप महसूस करते होंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। कोई सवाल अगर आपके मन में शेष रह गया हो तो उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उसे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।